दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप इतिहास के बारे में पढ़ते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी प्रश्न के रूप में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में अवश्य पढ़ने को मिलता होगा। आज की इस वीडियो में इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और इस अभिलेख से संबंधित काफ़ी प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और ये जो अभिलेख है काफ़ी प्रसिद्ध अभिलेख है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इतिहास में पहली बार हुई। इस वजह से इस अभिलेख को हम बहुत ही फेमस अभिलेख की श्रेणी में रखते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख की श्रेणी में रखते हैं, जो शक शासक रुद्रदामन ने उत्कीर्ण करवाया था। अब बात करेंगे हम रुद्रदामन के बारे में। तो इस अभिलेख के बारे में जानने से पहले मैं आपको रुद्रदामन के बारे में कुछ बता देता हूँ। रुद्रदामन शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। शक कौन थे? शकों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि मौर्योत्तर काल में यानी मौर्यों के बाद में भारत पर विदेशी आक्रमण हुए। मध्य एशिया से विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए। उन्हीं विदेशी आक्रमणकारियों में एक वंश था शक वंश, जिसने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर शासन किया। शकों ने भारत पर कई शाखाओं में शासन किया था। जैसे हम कह सकते हैं कि तक्षशिला के शक कहा गया, मथुरा में उन्हें मथुरा के शक कहा गया, नासिक में तो उन्हें नासिक के शक कहा गया, और उज्जैन यानी मालवा में भी उन्होंने शासन किया तो उन्हें उज्जैन के शक कहा गया। जो रुद्रदामन है ये उज्जैन के शक शासकों में एक सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे। शकों के सबसे प्रसिद्ध शासक थे किस शाखा के? उज्जैन शाखा के। अब उसी उज्जैन शाखा के बारे में आपको पहले 2-3 पॉइंट समझा देता हूं इस अभिलेख के बारे में कि उज्जैन यानी हम उसको पहले मालवा भी कह सकते हैं कि उज्जैन के शकों को कार्दमक क्षत्रप कहा जाता था। जिस प्रकार मैं बता दूं कि शकों को क्षत्रप यानी शक भारत में ऐसे शासक थे जिन्होंने क्षत्रप और महाक्षत्रप प्रणाली को अपनाया था। जो उज्जैन के शक थे उनको कार्दमक क्षत्रप कहा गया था। जैसे हम कह सकते हैं नासिक के क्षत्रप को क्षैरात क्षत्रप कहा गया था, तो उसी प्रकार उज्जैन के क्षत्रप को कार्दमक क्षत्रप कहा गया था। यानी कुल मिला के यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो रुद्रदामन था वो कार्दमक वंश का शक शासक था। रुद्रदामन शकों की कार्दमक शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक था और रुद्रदामन उज्जैन के प्रथम शक शासक चष्टन का पौत्र और जयदमन का पुत्र था। यानी याद रखना कि उज्जैन में जो शक शासकों ने शासन किया तो उज्जैन के शकों में सबसे पहला शासक था चष्टन, और उसी चष्टन का ये नाती था कौन? रुद्रदामन। और पुत्र किसका था? जयदमन का ये पुत्र था। तो इसी रुद्रदामन ने यानी उज्जैन के कार्दमक वंश के शक शासक रुद्रदामन ने जूनागढ़ में एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, जिसको हम गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख के नाम से इतिहास में जानते हैं। तो यहां तक बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, शक शासक रुद्रदामन ने गुजरात के जूनागढ़ नगर से 2 किलोमीटर दूर गिरनार की पहाड़ी पर एक लेख उत्कीर्ण करवाया, जिसे जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख कहा जाता है। बात समझ गए होंगे कि इसको कभी कभी कहीं पे तो गिरनार अभिलेख मिलता है नाम, कहीं पे इसको जूनागढ़ अभिलेख नाम मिलता है। बात बस यही है कि जूनागढ़ से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, गिरनार की पहाड़ी। उस पहाड़ी पर रुद्रदामन ने एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था, जिसको इतिहास में शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख के नाम से जाना गया। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा लिया जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहाँ अवस्थित है या किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात राज्य में अवस्थित है। किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो रुद्रदामन ने। इसके अलावा इस गिरनार की पहाड़ी पर सम्राट अशोक ने भी अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे, लेकिन उनके अभिलेख इतना प्रसिद्ध अभिलेख नहीं है जितना इस रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यानी गिरनार की पहाड़ी पर जो उत्कीर्ण अभिलेख है वो प्रसिद्ध अभिलेख है। आज की इस क्लास में इसी जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले विशेषता यह है कि यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम अभिलेख है। पहली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाए अगर आपसे कि संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है भारत के अंदर, तो आपको बता देना जूनागढ़ अभिलेख। किसका अभिलेख है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यह अभिलेख चंपू, दूसरी विशेषता देखिए इसकी, यह अभिलेख चंपू शैली, चंपू किसे कहते हैं? जो गद्य और पद्य में लिखी जाए जो शैली, जो चीज जो भी मान चलो कोई किसी चीज की विषय वस्तु है वो गद्य में भी लिखी गई है, पद्य में भी लिखी गई है, उसको हम बोलते हैं चंपू शैली में लिखित। ठीक है, तो ये जो अभिलेख है चंपू शैली में लिखा जाने वाला प्रथम अभिलेख है। तो यहाँ से एक पॉइंट दूसरा ही बन गया। अगर आपसे पूछा जाए इतिहास में चंपू शैली में लिखा गया भारत के अंदर पहला अभिलेख कौन सा है, तो आपको बता देना रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पॉइंट क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं तीसरी विशेषता की। तीसरी विशेषता यह है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना भी इसी अभिलेख में मिलता है।
ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। ये दोनों जो गए पॉइंट हैं, जो अभी गए हैं, वो दोनों पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये तीसरा पॉइंट भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में देखने को मिलता है। तो आंसर होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। नंबर चौथी विशेषता को देखिए कि इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख मिलता है। यानी भले ही अशोक, सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, लेकिन उनके किसी भी अभिलेख में उनके नाम के साथ में चंद्रगुप्त का भी उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें सम्राट अशोक का और चंद्रगुप्त मौर्य, यानी दोनों का, दोनों प्रसिद्ध मौर्य शासकों का एक साथ उल्लेख हुआ है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि किस अभिलेख में मौर्य वंश के दो प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख मिलता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। पांचवा पॉइंट देखिए विशेषता कि इस अभिलेख के अनुसार सभी जातियों के लोगों ने रुद्रदामन को अपना रक्षक चुना था तथा उसने महाक्षत्रप की उपाधि स्वयं ग्रहण की थी। तो याद रखना कि महाक्षत्रप की उपाधि किसने धारण की थी? शक शासक रुद्रदामन ने। वैसे तो सभी शक शासक अपने आप को क्षत्रप कहते थे, तो महाक्षत्रप किसने? क्षत्रप के ऊपर एक महाक्षत्रप, इसने अपने आप को महाक्षत्रप कहा था। अगला पॉइंट देखिए, इस अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने दक्षिण पथ के स्वामी को 2 बार पराजित किया था। यह भी बात इसमें लिखी हुई है कि दक्षिण पथ के स्वामी को रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया। और उसको जो इतिहासकारों ने किसे माना? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को माना कि वशिष्ठ पुत्र जो पुलमावी थे उनको इन्होंने 2 बार पराजित किया था। किसमें? युद्ध में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को किस शासक ने पराजित किया था? तो रुद्रदामन ने किया था। पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की कि इस अभिलेख में रुद्रदामन के द्वारा सुदर्शन झील का बिना बेगार के जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। इस पे इंपॉर्टेंट टिक लगा लें सुदर्शन झील पर, क्योंकि सुदर्शन झील से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। देखो समझाता हूं मैं आपको। पहली बात तो ये समझें कि सुदर्शन झील गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में अवस्थित है, यानी गुजरात में अवस्थित है, गुजरात राज्य में काठियावाड़ प्रांत में। ठीक है। तो इस अभिलेख का निर्माण बिना बेगार के, बिना बेगार का मतलब यह है कि किसी से फ्री में नहीं करवाई, रुपये दे के करवाई, पैसे देकर करवाई थी। क्योंकि उस काल में जो राजा लोग होते थे किसी भी भवन का निर्माण करवाते थे, महल का, नदी का, नाले का, झील का, तो वो बेगार के थ्रू, यानी बेगार जनता को बुला लेते थे और उनको बस खाना देते और उनसे काम करवाते, फ्री में बनवाते थे। लेकिन इसने इस झील का जो जीर्णोद्धार यानी दोबारा से जो मरम्मत कार्य करवाया था वो पैसे देकर करवाया था, फ्री में नहीं करवाया था, बिना बेगार के नहीं बेगार के नहीं करवाया। ठीक है। तो इसने बिना बेगार के करवाया था ये काम। ठीक है। पॉइंट क्लियर। समझें इस बात को कि इस अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील जो गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में है का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। तो यहां से दूसरा पॉइंट याद रखना कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने। किस शासक के शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के। जिसकी मरम्मत अशोक के प्रांतीय गवर्नर यवनराज तुषास्क ने करवाई थी। यानी अशोक के शासनकाल में इसकी दोबारा से मरम्मत हुई थी और किसने करवाई थी? यवनराज तुषास्क ने करवाई थी। फिर रुद्रदामन के समय में यह फिर से टूट गई। तब रुद्रदामन ने अपने निजी कोष यानी अपने खुद के पैसे से इसकी मरम्मत करवाई और प्रजा पर इसके लिए कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया। यह मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय गवर्नर सुविशाख के समक्ष यानी संरक्षण में हुआ था। याद रखना। तो रुद्रदामन के काल में इसका फिर से मरम्मत करवाई गई थी निजी कोष से, रुद्रदामन के खुद के पैसे से, और किसके संरक्षण में, किसकी देखरेख में ये मरम्मत कार्य हुआ था? रुद्रदामन के एक प्रांतीय गवर्नर थे, यानी गुजरात के प्रांतीय गवर्नर सुविशाख के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। पॉइंट यहां तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस झील के बारे में एक और पॉइंट नोट याद कर लें कि रुद्रदामन के बाद में फिर से एक और बार, इस अभिलेख में नहीं है इसका उल्लेख, लेकिन गुप्त काल में रुद्रदामन के बाद सुदर्शन झील का फिर से पुनर्निर्माण हुआ था। वो स्कंद गुप्त के काल में हुआ था और उसके एक अधिकारी थे चक्रपालित, उन्होंने इस झील को पुनः फिर से निर्मित करवाया था। तो अब यहां से समझना बात, 3 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात। मैं इसको समझा देता हूं कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया। ठीक है।
निर्माण के बारे में आपको समझ गया। लेकिन 3 शासकों ने इसका फिर से पुनर्निर्माण करवाया था, जिन्हें पहले शासक आते हैं अशोक। अशोक के शासनकाल में यवनराज तुषास्क ने इसका क्या किया, पुनर्निर्माण करवाया, दोबारा से इसकी मरम्मत करवाई। फिर रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई, किसके संरक्षण में, सुविशाख के देखरेख में ये मरम्मत हुई। फिर गुप्त वंश के शासक हुए स्कंदगुप्त ने भी इस झील की मरम्मत करवाई, और किसके द्वारा करवाई थी, चक्रपालित के द्वारा करवाई थी। यानी इस प्रकार हम कुल मिला के कह सकते हैं कि इसके जो पुनर्निर्माता थे, कितने शासक माने गए पुनर्निर्माता, 3, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। निर्माता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य यानी पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण करवाया था। तो बात समझ गए कि सुदर्शन झील के निर्माण और पुनर्निर्माण में से संबंधित शासक कितने हो गए, टोटल 4। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा रुद्रदामन, चौथा स्कंदगुप्त। ठीक है, ये थी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित 7 मुख्य बातें। यहीं पे ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करना है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।